नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में उत्पात जारी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को उपद्रवियों ने बनाया निशाना। भाजपा ने घटना को बताया शर्मनाक। यूनुस प्रशासन चुप्पी पर उठाए सवाल। सूरत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन समारोह का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाई कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां। कहा, अब कृषि योजनाएं बंद कमरों में नहीं, खेतों में बनेंगी। मोदी सरकार के 11 साल, भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में की ऐतिहासिक प्रगति। पीएम मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी सबसे गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का बन गई है एक साधन। उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी की विशेष चेतावनी। हीट वेव से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह। पीक आवर्स में न निकलें घर से बाहर। और 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए अब तक 65,000 से अधिक लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है सरकार का मुख्य योग दिवस कार्यक्रम। बांग्लादेश में उपद्रवियों का उत्पात लगातार जारी है। उपद्रवियों ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के कचहरी बाड़ी स्थित पैतृक घर को निशाना बनाया है। रविंद्रनाथ टैगोर का यह पैतृक घर बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में है। उपद्रवियों ने टैगोर विरोधी नारे लगाए और घर की खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। इस ऐतिहासिक इमारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने घटना को शर्मनाक बताया है। सुकांता मजुमदार ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं है, यह बंगाली अस्मिता, स्वतंत्र विचार की विरासत और कला पर सीधा हमला है। फिर भी यूनुस प्रशासन चुप है। सुकांता मजुमदार ने कहा कि क्या टैगोर अब बांग्लादेश में भी अपराधी हैं, तो इसलिए कि वे हिंदू थे। और इस खबर पर आगे और आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था। मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी, मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की
खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एमडीपी में। हम बात कर रहे थे किस तरह से बांग्लादेश में लगातार पिछले एक साल से यानी कि अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से जो हालात बने हैं उसमें जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो एक पूरी सांस्कृतिक पहचान बांग्लादेश की जो रही है उसे मिटाने की एक कोशिश के तहत देखा जा रहा है। बांग्लादेश में किस तरह का उत्पात है उस पर जो ताज़ा हमला हुआ है वो बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति की छाप को मिटाने की लगातार कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल भर से उपद्रवियों का उत्पात लगातार जारी है। यूनुस सरकार की नाक के नीचे ये तमाम हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी में हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल से जो लगातार तमाम उपद्रवियों की जो हिंसा हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो चिन्ह एक तरह से देखे गए हैं वो बांग्लादेश की जो हिंदू संस्कृति रही है, बांग्लादेश की जो सांस्कृतिक पहचान रही है, उस पर बड़े हमले रहे हैं। और हाल का हमला हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को निशाना बनाया है उपद्रवियों ने। ये कोई आम घटना नहीं है। इस घटना को इस तरह से देखा भी जा रहा है कि आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर जो पूरी उनकी विरासत बांग्लादेश में रही है और हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को निशाना बनाने का क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं बांग्लादेश के उपद्रवी और उन उपद्रवियों को कौन संरक्षण दे रहा है कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से कई घटनाएं हुई हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है इस पूरी घटना की जांच के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे देखें तो किस तरह से बांग्लादेश में 2024 अगस्त के बाद से जो घटनाएं हुई हैं उसमें बांग्लादेश में मंगल शोभा यात्रा उसका भी नाम बदला गया और इस मंगल शोभा यात्रा को 2016 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। आखिर क्या कारण है कि मंगल यात्रा का नाम इन्हें बदलना पड़ गया? इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, हमला किया था। यही नहीं, राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है उनकी विरासत पर कई बड़े हमले हुए हैं। राष्ट्रपिता का दर्जा छीना गया, नोटों से तस्वीर गायब है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए सलाउद्दीन जुड़ गए हैं, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसन्नजीत आपका भी स्वागत है। सलाउद्दीन सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। ये ताज़ा हमला हम अगस्त से देख रहे हैं लगातार किस तरह से कई बड़े हमले किए गए हैं, जो सांस्कृतिक पहचान बांग्लादेश की रही है उसे निशाना बनाना। लेकिन ताज़ा हमला रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला, इसे आप क्या मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 1947 से 1971 तक पाकिस्तान ने कोशिश की कि बंगाली को पाकिस्तानी बनाने के लिए, मगर बंगाली तो पाकिस्तानी है नहीं और पाकिस्तानी हम बंगाली को कह रहे थे उस वक्त कि हम लोग हिंदू हैं। अभी जो हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये जो पैतृक निवास में जो हमला हुई, देखिए इससे पहले ये बांग्लादेश की जंगी जिहादी जो यूनुस के फॉलोअर्स, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की नेशनल एंथम चेंज करना पड़ेगा। वो भी ऐसा भी कहता है कि बांग्लादेश की नेशनल फ्लैग चेंज करना पड़ेगा। बांग्लादेश को एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश शुरू हो गई पिछले साल के अगस्त से। और ये जो जंगी हैं, जिहादी हैं, यूनुस खुद जंगी हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। सो ये सब कोशिश कर रहे कि बंगाली के जो नाम निशाना है, हमारे बंगाली की जो अहंकार है रविन्द्रनाथ ठाकुर और ऐसे और वो चीज, इसको मिटाने की कोशिश चल रहा है। बंगाली को बांग्लादेश से मिटाने की कोशिश चल रहा है। और इसी के कारण कल के जो हमला हुआ, ये कल के हमला बहुत ही एक प्लान हमला है। ये कोई अचानक है नहीं जी। आपने जैसे कहा कि नोटों से बंगबंधु का तस्वीर हटा दी। यूनुस तो खुद जिहादियों को लेकर चला रहा है देश और पाकिस्तानी आयसा है इसके पीछे। सो मैं आपको फिर भी दाव के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग बंगाली हैं। बंगाली को कभी भी पाकिस्तान बंगाली को डिफीट नहीं कर सकती है। 71 में हम लोगों ने पाकिस्तानियों को डिफीट किया और हम सब कहते कि हम बंगाली
ये रॉयल बंगाल टाइगर की जाति है और हम बंगाली फिर से ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाजायज जितने बच्चे हैं इस देश में और उसके एजेंट हैं सबको फिर से हम डिफीट करेंगे। दिन बहुत जल्दी आने वाला है, मगर अभी बांग्लादेश में बंगाली, पूरे बंगाली 18 करोड़ बंगाली को ऊपर ये अत्याचार शुरू हुआ। जी प्रसन्नजीत, एक बड़ा हमला एक तरह से कह रहे हैं इस समय, सलाउद्दीन साहब भी यही कह रहे हैं कि बंगालियों पर एक बड़ा हमला है और बंगालियों को कभी भी पाकिस्तान समर्थित उन तमाम गुटों ने कभी अपना समझा ही नहीं। तो क्या आज 55 साल के बाद बांग्लादेश 1971 के बाद उस मुहाने पे खड़ा है जहां दो विचारधाराओं की जो लड़ाई थी उसमें अब कट्टरपंथी विचारधारा हावी हो रही है, समर्थन अंतरिम सरकार का दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह की खामोशी इन तमाम हमलों पर, हिंसा पर है मोहम्मद यूनुस की। देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सलाउद्दीन साहब को। मुझे पता नहीं वो कहाँ से जुड़ के हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात बांग्लादेश में अगर बैठ के सलाउद्दीन साहब कर रहे हैं तो मैं सलाम करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि पिछले जुलाई अगस्त से अब तक पत्रकारों की हालत बांग्लादेश में क्या हो गया है, कितने पत्रकार जेल के पीछे है, कितने पत्रकारों का जो सरकारी पहचान है वो छीन लिया गया, ऐसा कितने पत्रकारों का नौकरी चले गए। तो ऐसे स्थिति में जब सलाउद्दीन साहब बात कर रहे थे तो बधाई है। दूसरी बात, ये जो फेस्टून हम दिखा रहे हैं, ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कछाड़ी कोठी के बाहर, ये एक टिकटिंग को लेके झमेला है। लेकिन जिस तरह से सलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये टिकटिंग एक बहाना है, इस बहाने को सामने रखकर ये जो विरासत है, विरासत के ऊपर आक्रमण, क्योंकि ये बंगाली विरासत है। अब हिंदू मुसलमान भूल जाइए, ये बंगाली विरासत है। रविंद्रनाथ ठाकुर सिर्फ भारत का नहीं है, बांग्लादेश का और पूरे दुनिया का विरासत है। उनकी, मैंने सुबह भी कह रहा था, उनकी किसी भी विरासत पर एक नाखून का जो अगर कुछ टच हो जाए तो वो भी खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने एक टिकटिंग को लेकर इस तरह की विरासत का तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये ऊपर से इनका जो प्लान अगर ना हो, पीछे से अगर प्लान ना हो तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और अभी 3 सदस्यीय एक कमेटी, जांच कमेटी बनाया गया, लेकिन विरासत का जो क्षति पहुंचाना था वो तो हो गया है, वो तो वापस नहीं ला सकते, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि मोहम्मद यूनुस साहब अभी फिलहाल इंग्लैंड में है और ये सलाउद्दीन साहब और बेहतर बता सकते हैं, और आज या कल उनका तारिक जिया से मीटिंग होने वाला है। तो इसको लेकर पूरे बांग्लादेश काफी डरे हुए हैं, क्योंकि 2001 से 2005-6 तक ये जो शासन है, इस शासन से अभी भी लोग खौफ देखते हैं, डरते हैं। और फिर से, और इसका पीछे पूरा ये तारिक जिया की जो दिमाग है वो काम किया था, ऐसे बताया जाता है, मुझे पता नहीं। लेकिन उसी तारिक जिया के साथ मोहम्मद यूनुस का मीटिंग आज या कल लंदन में होने जा रहा है। तो बांग्लादेश काफी खतरे की सामना कर रहा है, और उसी समय पे इस तरह की घटना, एक विरासत के ऊपर, बंगाली संस्कृति के ऊपर ऐसा आक्रमण शायद किसी दूसरे एक आशंका की इशारा करते हैं। ऋतु, सलाउद्दीन जी, सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से प्रसन्नजीत कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस पर आप अगर और अपनी बात को रख सके, क्योंकि ये संकेत बड़ा खतरनाक है। इस मीटिंग से पहले जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकातों को और जो हो रहा है? पहले मैं हमारे प्यारे भाई प्रसन्नजीत भाई को कहना चाहता हूँ कि मैं ढाका से बात कर रहा हूँ, अपने दफ्तर में बैठ के ही बात कर रहा हूँ। और अगस्त में जब जिहादी तख्ता पड़ा तो उस वक्त से मैं यूनुस के खिलाफ बात कर रहा हूँ, और यूनुस खुद भी ट्वीट करते हैं मेरे खिलाफ। दूसरी बात जो प्रसन्नजीत भाई ने बताया कि 13 जून जो मीटिंग होने वाला है यूनुस के साथ तारिक रहमान की, देखिए, एक जिहादी दूसरी जिहादी से मिल रहा है, दोनों पाकिस्तान की कठपुतली है। बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी या बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता, सोवरेनिटी, ये खतरे में है। कल ही, आज ही मैंने हमारे ब्रिज में एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में। मगर हमारे जो आर्म फोर्सेस है, हमारे आर्म फोर्सेस पेट्रियोटिक हैं। उन्होंने तो यूनुस को चेतावनी दे दी कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करना है और इंक्लूसिव इलेक्शन करना है। इंक्लूसिव माने अवामी लीग के नहीं लेके इलेक्शन होगा नहीं, अवामी लीग को भी, क्योंकि अवामी लीग की 4.5 करोड़ वोटर है, इस 12 करोड़ वोटर में। अभी हम लोग बंगाली जो है
ये एक अजब सी किस्म की हालत में जहां बंगाली की नाम निशाना मिटाने की कोशिश पाकिस्तानी जानते नहीं। मैंने पहले कह दी, बंगाली रॉयल बंगाल टाइगर है, 18 करोड़ बंगाली, बांग्लादेश बंगाली की है। और दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि एक गलतफहमी है शायद कि बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ है। बांग्लादेश के कोई लोग भारत के खिलाफ है नहीं। ये जो जंगी जिहादी और इस्लामिस्ट, ये भारत के खिलाफ। 18 करोड़ भारत को सदा मित्र मानते थे, अभी भी भारत हमारे मित्र है और रहेगा। और बंगाली के दिल में कि पाकिस्तान हमारे 30 लाख लोग को मार दी, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा, पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन रहेगा। बंगाली कभी पाकिस्तान को अपनाएगा नहीं। ये जो यूनुस की तरह लोग जो अपने खुद के विकिपीडिया पेज में कहते हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, आप देखिए इसके विकिपीडिया पेज, वो कहते हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो कहते हैं वो ब्रिटिश सिटीजन है, और बाद में कहते हैं वो 1971 वो बांग्लादेशी है। जो आदमी कहता है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन खुलेआम विकिपीडिया में, वही आदमी बांग्लादेश को बर्बाद करने के असाइनमेंट लेकर आया है। मगर मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, सिटिंग इन ढाका, यूनुस की दिन खत्म हो गया, वो ब्रिटेन में के बेइज्जत हो रहा है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उससे मिले नहीं, और यूनुस जो धोखेबाज है, मक्कार है, ये पूरे जातियां भी जान गए। दूसरी जो चीज है, देखिए ये बंगाली के ऊपर जो अत्याचार जब भी होता है बंगाली रुकता है। 1952 में जब जिन्ना ने कोशिश की कि हमारे ऊपर उर्दू भाषा क्या कहते हैं इम्पोज करने के लिए, कर नहीं सके। बंगाली बंगाली है, बंगाली जहां भी हो, ये इस बंगाल देश का बंगाली हो या पश्चिम बंगाल की बंगाली हो, बंगाली बहुत एक खतरनाक जाति है। बंगाली को कोई भी डिफीट नहीं कर सकते और अभी भी कर नहीं सकेगा। और भारत, जैसे मैंने कहा, बंगाली की सदा मित्र थे, है, रहेगा। और 71 में एक जंग हम लोगों ने लड़ लिया, पाकिस्तान को बेइज्जत किया, लात मार के निकाला, फिर से हम पाकिस्तान को बेइज्जत करेंगे, लात मार के निकालेंगे, बांग्लादेश को फिर से आजाद करेंगे। जी, अब सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है, प्रसन्नजीत ने बहुत साफ ये कहा, एकदम शुरुआत में ही उन्होंने आपको सलाम भी किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसी आवाज़ों को शांत कराने के लिए या उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। एक ऐसा माहौल इस समय बांग्लादेश में है जहां अवामी लीग के ताकतवर होने की कमी जरूर खलती होगी। ऐसे में आप लोग किस तरह से एकजुट हो रहे हैं? क्या बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं यूनुस प्रशासन के सामने इन आवाजों को? देखिए, पत्रकार जब सच बताता है, यूनुस की तरह जो जंगी जिहादी और अत्याचारी वो डरता है। यूनुस इज अफ्रेड ऑफ मी। इसके लिए यूनुस ट्वीट करता है मेरे खिलाफ। वो कहता है वो एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इलीगल है मगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। वो हमारे साथ पंगा लड़ता है ट्विटर में, चलो हमारे साथ जंग लड़ने के लिए, कुश्ती रेसलिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, आ जाइए फिर यूनुस। वो 84 ईयर्स के बुढ़े हमारे साथ बंगाली के साथ जंग रेसल करेगा। यूनुस तो बंगाली भी है नहीं। सो देखिए, पत्रकार जब भी सच बताते हैं, दुनिया के जहां भी, वो जितने भी बड़ा डिक्टेटर हो, ऑटोक्रेट हो, वो पत्रकार को डरता है। इसके लिए मैंने ढाका में बैठ के सच बता रहा हूँ। महीने तक यूनुस कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जी, सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ढाका से, बहुत धन्यवाद। प्रसन्नजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस पूरी घटना से जुड़ी कुछ अन्य खबरें हैं जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस घटना की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये जो हमला हुआ है ये जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम संगठन के लोगों ने किया है। ये हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं।
समीप पात्रा ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसका व्यवहार उचित नहीं है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत अवस्था खराब है हम लोग का। हम लोग गरीब आदमी भूखा मर गया। पैसा से माल लाए, हम लोग का क्या अवस्था है। खाना दुकान लगाने नहीं सक रहे न कुछ। वो लोग ऐसा किया, हम लोग का मंदिर में ईटा मार के किया। हम लोग का सामने ईटा से आदमी का कपार फाड़ दिया मार के। वो लोग ऐसा किया है। यही जो फल लेके किया, हम लोग का मस्जिद में दुकान लगाने जाएंगे, हम लोग को लगाने देगा? तो वो लोग हम लोग का में दुकान लगाए और खाली बोला हटाने। झूठ बात है, ये कोई नहीं बोला उसको जय श्री राम बोले, तो झूठ मूठ का अफवाह बनाया। वो लोग सब मिलके ही चुकी है। सुबह से कोई दुकान नहीं खोल रहा। अभी सब आती है कि पुलिस आएगा बोलेगा तभी दुकान खुलेगा, नहीं तो कोई दुकान नहीं खुलेगा। ऐसा हुआ कि ईटा उटा से दुकान पूरा छेदा है। इससे पूरा दोपहर तक पूरा हालत खराब था सबका, सब घर के अंदर था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर रविंद्र नगर इलाके में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प होने के बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बीते मंगलवार को एक दुकान से जुड़े विवाद को लेकर शुरू हुई हिंसा ने बुधवार को खतरनाक मोड़ ले लिया। कई पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर पथराव किया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोलकाता से अतिरिक्त बल और आरएएफ को घटनास्थल पर भेजा गया तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। स्थिति बिगड़ने पर अधिकारियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की और दंगाइयों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। मामले में अब तक 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि हिंसा को लेकर 7 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना को सांप्रदायिक बताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि महेशतला में हिंदुओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। बहरहाल महेशतला में हुई हिंसा ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव की गंभीर समस्या को उजागर किया है। खास तौर पर ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। प्रसन्नजीत इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, ये दुखद है, लेकिन एक तरफ हम बांग्लादेश में जो देख रहे हैं उससे कुछ अलग पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में नहीं दिखाई दे रहा। ये हो क्या रहा है? देखिए रितु, आप जब रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं वही बात को सोच रहा था कि एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से रविंद्रनाथ ठाकुर की ये कुटिया को तोड़ा गया है और उसी तरह रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन, मतलब यहाँ पे भी गुरुदेव का नाम है, तो गुरुदेव वहां पे भी है, गुरुदेव यहाँ पे भी है। जो सलाउद्दीन साहब कह रहे थे ये बंगालियों की गुरुदेव है, और ये सारे, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे कोलकाता की रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के अंदर हो, हर जगह पे जिहादियों का इस तरह की उपद्रव ये किसी न किसी जगह पर एक ही लाइन पे दिखता है कि जिस तरह से पिछले करीब 8-9 महीने से 10 महीनों से बांग्लादेश में जिहादियों की जो उपद्रव हम देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से मालदा मुर्शिदाबाद से लेकर रविंद्रनगर तक ऐसे ही हम जिहादियों की आक्रमण देख रहे हैं, जो काफी मिलता जुलता है। मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या मनसा काम कर रहा है, इसके पीछे किस तरह की षड्यंत्र है, लेकिन यहाँ पे काम करने की तरीका जिहादियों का और बांग्लादेश में काम करने की तरीका, यहाँ पे भी रविंद्रनगर में रविंद्रनाथ को इस तरह से उनका नाम को बदनाम कर दिया गया, बांग्लादेश में भी रविंद्रनाथ को बदनाम कर दिया गया, जबकि वहां पे भी जो नेशनल सॉन्ग है वो रविंद्रनाथ के लिखा हुआ है। हमारे देश का भी जो नेशनल सॉन्ग है, गीत है, वो भी रविंद्रनाथ का लिखा हुआ है। देखिए ये कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितना एफआईआर दर्ज किया गया, ये कहानी नहीं है। कहानी यह है कि जब ममता बनर्जी ने कहती है कि बीएसएफ ने बांग्लादेश से जिहादियों को लाकर मुर्शिदाबाद में उपद्रव किया था, और तब उसके बाद जब कोर्ट से बताया जाता है कि ये सारे की सारे झूठा है, कोर्ट की तरफ से जो एसआईटी बनाया गया था
और बाद में जब ममता बनर्जी का पुलिस भी चार्जशीट दाखिल करते हैं तो वहां पे भी लोकल 13 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ चार्जशीट दिया जाता है। तो ममता बनर्जी किस हिसाब से पूरे कहानी को बांग्लादेश की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही थी, अब मेरे ख्याल से इसके बारे में एक तहकीकात होना जरूरी है, क्योंकि किसी ना किसी जगह पे उनके दिमाग में बांग्लादेश की जिहादी बैठे हुए हैं, जो वहां पे भी उपद्रवी है और कोलकाता में भी या मुर्शिदाबाद में भी उपद्रवी है। और इस दोनों उपद्रवियों को जोड़ने की काम क्या ममता बनर्जी कर तो नहीं रही है? तो क्यों उनके दिमाग में ये बांग्लादेश से लाए हुए उपद्रवियों का इस तरह की एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी उनकी मन में आया? ये सोचने की बात है रितु जी। प्रसन्न जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं उसमें हम ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है, उसकी मजबूरी समझ में आता है। ममता बनर्जी की आखिर मजबूरी क्या है? और पूरे देश में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य होने जा रहा है प्रसन्नजीत, जहां पिछले कई महीनों से यह सिलसिला जारी है, कभी किसी जिले में कभी किसी जिले में, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, एक संप्रभुता पे भीतर घात हो रहा है। आखिर ममता बनर्जी इस पर कोई कड़ा कदम उठाने से परहेज क्यों कर रही हैं? आपने कहा कि एफआईआर दर्ज हुए हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इस दिशा में भी किस तरह की कार्रवाई अभी तक हो पाई है? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं है। आप बताइए ना, जो मुर्शिदाबाद में जितने सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसी को पता है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया गया था? किसी को पता नहीं है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया गया था। ये जो 13 लोगों का नाम चार्जशीट में एकदम स्थानीय शमशेरगंज धुलियान की एकदम स्थानीय लोग थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया गया किसी को कोई मालूम नहीं है। यहाँ पे भी जो 40 लोगों को संख्या के हिसाब से, आंकड़े के हिसाब से 40 दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या नतीजा है, क्या किया जा रहा है इन लोगों के बारे में किसी को मालूम नहीं। देखिए, पिछले कई महीनों से नहीं, पिछले कई सालों से हम लोग, रितु आपको याद होगा कि हम लोग संदेश खाली से लेकर ये कहानी बार बार हमारी चैनल में आपस में हम लोग बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्यों शेख शाहजहां को ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से संरक्षण दिया गया था, क्यों इस तरह से मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश के ऊपर आरोप थोपा गया था, क्यों यहाँ पे जब रविंद्र नगर में ये सब कुछ हो रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन 4 बजे शाम को 4 बजे से चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा कुछ महेशतला में होने जा रहा है, तब भी पुलिस का कार्रवाई वहां पे क्यों नहीं किया गया? तो इतने सारे सवाल है और कोई महीनों की बात नहीं है, कई सालों से सिर्फ और सिर्फ 30% आने वाले 7-8 महीनों में चुनाव है और उसमें 30% की वोट किसी ना किसी तरह से अपने तरफ मजबूत करने के लिए किसी भी अंत तक, किसी भी नीचे तक जाने के लिए तैयार है ममता बनर्जी। उसी का इशारा है ये सारे घटना। बिल्कुल प्रसन्नजीत, लगातार हो रही घटनाएं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पे कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल खड़ा हो रहा है ममता बनर्जी के तमाम बयानों को लेकर, अगर वो किसी भी तरह की समानता खींचने की कोशिश करती हैं बांग्लादेश की हिंसा और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, तो एक बात को बहुत साफ समझना होगा प्रसन्नजीत कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है, ये बड़ा अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खंडवा नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अवैध पक्के निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जहां 16 एकड़ के इलाके में फैले अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं शकर तालाब इलाके को भी अतिक्रमण मुक्त किया गया। 16 एकड़ करीब के एरिया में शकर तालाब है। अब यहाँ पे पक्का निर्माण होके और इस जगह पे अतिक्रमण किया गया था। तो लगभग पिछले 4 महीने से ये कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। नोटिस देना, लगातार अनाउंसमेंट्स करना, लोगों को बोलना कि आप यहाँ से स्वयं अलग कर लीजिए अपना, और फिर आज यहाँ पे सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई अलग करने के लिए कर रहे हैं। लगभग 100 घर हमने यहाँ से अलग किए हैं, जिनका स्टे था ऐसे 25 को छोड़ के। इच्छा यही है कि ये तालाब जो है अपने मूल स्वरूप में लौट सके और यहाँ पे वापस से जल भराव हो सके। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें एक महिला नक्सली भी है। मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें इंसास राइफल, 12 बोर की राइफल, अन्य हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान शामिल है।
इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुकमा जिले के कोंटा में एडिशनल एसपी आकाश राव के शहीद होने के बाद से इस पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को तलाशा जा रहा है। और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शब्बीर शाह को 4 जून 2019 को जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। शब्बीर शाह पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने, लोगों को भड़काने, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से हवाला के जरिए धन जुटाने का भी आरोप है। जांच के दौरान ये भी आरोप लगा है कि शब्बीर शाह सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इफ्तिकार हैदर राणा जैसे पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में भी रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाले एक अहम घटनाक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई के एक प्रमुख 5 स्टार होटल में गुप्त रूप से मुलाकात की। इस अप्रत्याशित बैठक ने राज्य में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। दोनों नेताओं से जुड़े सूत्रों ने इस बैठक की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने इसके एजेंडे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। हाई प्रोफाइल मुलाकात सार्वजनिक नजरों से दूर हुई और करीब 1 घंटे तक चली, जिससे संभावित राजनीतिक समीकरणों में बदलाव या बीएमसी चुनाव से पहले पर्दे के पीछे किसी समन्वय की अटकलें लगाई जा रही हैं। जहां भाजपा मुंबई में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी है, वहीं राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे ने हाल के महीनों में फिर से सक्रियता दिखाई है। अब तक न तो राज ठाकरे और न ही देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इसे रणनीतिक करार दे रहे हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ चिलचिलाती झुलसाती धूप है तो वहीं गर्म हवा के थपेड़ों की मार पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज सुबह के तापमान की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली में सुबह 8:30 बजे आज न्यूनतम तापमान 30 डिग्री से पार चला गया। आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक रह सकता है। इस बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है, यानी गर्मी का कहर बढ़ सकता है। हालांकि आज रात को आंधी और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके बावजूद आज तापमान 45 डिग्री रहने की
आशंका है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि सूर्यास्त के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि सप्ताह के अंत तक बारिश और तूफान की उम्मीद के साथ थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने दिल्ली के मौसम के हालचाल को लेकर डीडी न्यूज से बात की। इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डीजी आईएमडी से। गर्मी बहुत है, 45 डिग्री का तापमान छू चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आज भी रेड अलर्ट है तो मतलब लोगों को कितना और सहना पड़ेगा? पास्ट 3 डेज में कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई चल रहा है और हीट वेव कंडीशंस भी है। दिल्ली और एनसीआर रीजन में नहीं, पूरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हीट वेव कंडीशन चल रहा है और हमारी उम्मीद है कि अगले 3 दिन तक ऐसे हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में और दिल्ली में भी। इसके हम सभी लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप सुनिए और अकॉर्डिंगली आप जो हीट एक्शन प्लान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपको इसका पदक्षेप लीजिए। रेड अलर्ट है, कल भी था, आज भी है, कल भी होने की उम्मीद है। ये वो जो पूरी जगह है यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी और खासतौर से जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा हो रही है, वो क्यों है? जी, हम जो रेड अलर्ट दिए हैं ये सिर्फ डे टेम्परेचर की बात नहीं, नाइट टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और इसके साथ जो परसिस्टेंस है, अगले 3 दिन 5-3 दिन हाई टेम्परेचर चल रहा है और अगले 3 दिन भी हाई टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है। ये परसिस्टेंस की वजह से हमारा जो बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए भी कंडीशन है। और इसके साथ साथ जो एजेड पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, जो चिल्ड्रन है, वो मोस्ट वल्नरेबल है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वजह से बढ़ने से जो लोअर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है और इसका साइड इफेक्ट यही होता है जिसका पल्मोनरी डिजीज है, सांस जैसे डिजीज है ना, इसको ज्यादा खतरा हो जाता है। अच्छा, मौसम के लिए मानसून के लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मानसून ने फिर से थोड़ी सी तेजी पकड़ी है, क्या स्टेटस है इस वक्त? और दिल्ली दूर है हमें पता है, लेकिन क्या 27 तारीख का डेट हम लोग निभा पाएंगे दिल्ली के साथ? दिल्ली के साथ हमें तो कोई पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया है और जैसे आपने बताया पास्ट 24 आवर्स से मानसून एक्टिव हुआ है साउथ पेनिनसुलर में। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है वेस्ट कोस्ट में, स्पेशली कर्नाटक कोस्ट, केरला कोस्ट वगैरह में और हमारी उम्मीद है कि ये एक्टिव कंडीशन अभी जारी रहेगा और धीरे धीरे मानसून सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ भी बढ़ेगा। अपने वर्कशॉप किया जहाँ पे स्ट्रीट हॉकर्स और लोगों को, जो नीचे तबके लोग, उनको लेके आए कि उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो क्या आप लोग उनको भी कलर कोडेड वार्निंग देते हैं जैसे वो लोग हॉकर्स है कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, और जो लोग वहाँ पे खरीदने भी जा रहे हैं उनके लिए भी सुविधा हो? हमारे जो एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, रिक्शा प्लस एसोसिएशन है, स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन है, डोमेस्टिक वर्कर्स एसोसिएशन है, सभी को लेकर ग्रीन पीस के साथ एक अनोखा पदक्षेप लिए हैं कि हम सब्जी मंडी में और डिफरेंट एरिया में लगा रहे हैं, बोर्ड्स लगा रहे हैं, फिजिकल बोर्ड्स, जहां ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर का होता है, वहां क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए वो लिखा जाता है और तापमान कितना है लिखा जाता है। ये थे डॉक्टर महापात्रा, बताए थे पसीना छूट रहा है, गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कहा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया, घर पे रहें, पानी पीते रहें, सुरक्षित रहे। क्या बस विक्की के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो मौसम को देखते हुए दिल्ली में रेड अलर्ट जारी है। आइए जान लेते हैं किस तरह से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हाल है। जयपुर से अर्निशा हमारे साथ जुड़ रही हैं, लखनऊ से विकास सिंह जुड़ेंगे और भोपाल से आदित्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तीनों ही संवाददाताओं का स्वागत है। बेहद गर्मी है। अर्निशा, शुरुआत राजस्थान से करते हैं क्योंकि राजस्थान में भी पिछले 2 दिनों से लगातार अलर्ट जारी किए गए हैं, तो इन अलर्ट का किस तरह का असर आपने देखा अभी तक और प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सोमवार से ही हीट वेव और गर्मी का जो असर था वो बढ़ गया था और आपको बता दूं कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान में तापमान बढ़ा है, परंतु जो रेड अलर्ट है वो सिर्फ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं उनके लिए ही जारी किया गया है। बाकी कुछ जिलों में 10 से 11 जिले हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है और कहीं पे ऐसा भी है कि जहां पे अलर्ट है भी नहीं। तो सिर्फ जो गंगानगर है और हनुमानगढ़ है वहां पे रेड अलर्ट जारी किया और आज का भी श्री गंगानगर का जो तापमान
हिमालय तक पहुंचा है अधिकतम तापमान। और बाकी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में 43 से 44 डिग्री ही रहा है अधिकतम तापमान। प्रशासन द्वारा दोनों ही आपको बताऊं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं कि जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स हैं तो वहां पे शेड लगाए गए हैं, पानी की बौछारें की जा रही हैं। और आपको साथ में मैं बता दूं कि जो राजस्थान में भजनलाल सरकार है उन्होंने एक दीर्घकालिक कदम उठाते हुए हाल ही में जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसी दिन से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया था, जिसमें जो भी हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं उनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ताकि क्योंकि हमें सभी पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है पानी की समस्या होती है और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पे पानी की आपूर्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही लोगों को राहत मिलेगी। तो यही अभियान चलाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पुराने स्रोत हैं उनको सफाई करें, वहां पे पेड़ लगाएं। और प्रशासन ही नहीं बल्कि उसको एक जन अभियान बनाया गया ताकि लोग भी उसमें साथ जुड़ें और जागरूक हों कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका असर किस तरह से पड़ रहा है और हम सबको किस तरह से मिलकर उससे लड़ाई करनी है और जो गर्मी का असर है उसे किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा और लोगों को लगातार वार्निंग दी जा रही है, चिकित्सकों द्वारा भी एडवाइजरी दी जा रही है कि अंदर ही रहें, बाहर ना जाएं और लगातार पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। इसी तरह से हम सब मिलके इस गर्मी से बच सकते हैं। जी विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। विकास, राजधानी में तो कई बेहतर इंतजाम होंगे लेकिन दूर दराज के इलाकों में और खासकर जिला अस्पतालों में और डिस्पेंसरीज में किस तरह से तैयारियां की गई हैं? क्योंकि भीषण गर्मी है, असर बड़े हैं, मजबूरी होगी, लोग बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं चपेट में भी आएंगे। तो ऐसे में प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं। राजधानी लखनऊ में तो तमाम जगहों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा तमाम सारे कूल स्टॉल लगाए गए हुए हैं। लेकिन ये जो बड़ी बात होती है पूरे प्रदेश के 75 जनपदों की बात करते हैं, जहां पर आगरा और झांसी की बात करें जहां 45 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है उरई में, और तमाम सारे जनपद ऐसे हैं 18 जनपद लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच जहां पर पारा है। तो निश्चित रूप से बेहद ही गर्मी है और इसके साथ साथ लू चल रही है। ऐसे में लोगों को अगर इससे कोई दिक्कत पड़ रही है, लू से बीमारियां हो रही हैं, दस्त हो रही हैं, ऐसे में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और या सीएससीज हैं, इन सब जगहों पर प्रशासन की तरफ से जो भी गर्मी से बचाव की किट होती है वो सारी किटें उपलब्ध करा दी गई हैं। तत्काल रूप से वहां पहुंचकर जिसको भी कोई समस्या होती है वो वहां पर दी जा रही है, प्रदान की जा रही है। और यहां तक कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आशा बहुएं होती हैं उनके द्वारा भी ORS पैकेट के वितरण गाँव में भी किए गए हैं। ये तमाम सारी चीजें तो की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक अभी गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा और 14 तारीख के बाद से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। टेम्परेचर इस कदर बढ़ रहा है कि दिन के टेम्परेचर की अगर बात करें वो तो 40 के पार जा ही रहा है और कई जगहों पर 45 के पार हो जा रहा है। लेकिन जब रात का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो लखनऊ का टेम्परेचर 31 डिग्री कल रात में रहा है, ये बात दर्शाती है लोगों का जनजीवन इससे कहा जा सकता है इस पर असर पड़ता है। तमाम बहुत जी विकास, आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मध्य प्रदेश में हम देखते हैं लोग गर्मी की छुट्टियों में पर्यटन के लिए भी पहुंचते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां लोग पहुंचते हैं, लेकिन भीषण गर्मी में शाम भी अब बेहतर नहीं रह गई है कि निकला जाए। ऐसे में किस तरह से आप देख रहे हैं, प्रशासन तो कर ही रहा होगा तमाम तैयारियां, लेकिन लोगों में भी क्या रिएक्शंस दिख रहे हैं? ऋतु जी, शाम तो जो मतलब 4-5 बजे तो छोड़िए, रात को 8-9 बजे तक भी गर्म हवाएं रहती हैं। और जो पर्यटन की आप बात करें ना, विश्व पर्यटन स्थल है खजुराहो जो बुंदेलखंड में पड़ता है, छतरपुर में, उसी के पास नौगांव जो है वहाँ सबसे ज्यादा कल 24 घंटे में अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है 45 डिग्री से ज्यादा। और मध्य प्रदेश में ये अलर्ट भी घोषित किया गया है कि लगभग सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहेगा 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। लेकिन अगर ग्वालियर चंबल रीजन की अगर बात करूं और बुंदेलखंड की अगर बात करूं तो यहाँ तो हीट वेव की संभावना जताई गई है। करीब 13 से 14 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां हीट वेव की संभावना जताई गई है। लेकिन जो महाकौशल का इलाका है, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ का जो इलाका है, यहाँ जरूर 12-13 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की चेतावनी जो है वो भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। ये कह सकते हैं कि बड़ा मध्य प्रदेश का वर्ग ऐसा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर गर्मी का असर ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर आज और कल, यानी कि आज 24 घंटे और कल 48 घंटे तक जो है बारिश हो सकती है, तो कुछ राहत उनको मिल जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करें तो कोई बहुत अच्छी राहत मध्य प्रदेश के लोगों को
उनको मौसम से नहीं मिली है। पर्यटन स्थल दोपहर के वक्त लगभग सूने रहते हैं गर्मियों की अगर बात की जाए, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा है। पर्यटक वहां पहुंच भी गए हैं तो वो या तो अर्ली मॉर्निंग निकल पा रहे हैं या शाम के बाद निकल पा रहे हैं, दोपहर में निकल भी नहीं पा रहे हैं। और डॉक्टर्स की तरफ से भी यही सलाह दी जा रही है कि आप 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कहीं ना निकलें बाहर, बहुत जरूरी काम हो तभी निकले। अस्पतालों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो गर्मी जनित बीमारियों के जो मरीज है उनका पहुंचना चालू हो गया है। भोपाल ही नहीं बल्कि कई ग्रामीण इलाकों में जो अस्पताल है वहां पर भी, लिहाजा डॉक्टर्स के द्वारा, अस्पताल प्रबंधनों के द्वारा जो है विशेष इंतजाम भी वहां पर किए गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। 48 घंटे उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए बेहद एक तरह से खतरनाक है गर्मी के लिहाज से, लेकिन 48 घंटे के बाद कुछ राहत मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आइए आपको बताते हैं कि एक तरफ उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह फिर से दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है, जिसकी वजह से गोवा, कोंकण और अन्य तटीय इलाकों में बारिश होगी। इस बीच कर्नाटक के कई जिलों में कल रात भारी बारिश हुई है, जिसके कारण हुबली और धारवाड़ के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। और अब बात विकसित कृषि संकल्प अभियान की। गुजरात के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन के मौके पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल शामिल हुए। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 18% से ज्यादा कृषि का योगदान है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही बताया कि किसानों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी, जिससे जहां लागत में कमी आई है तो वहीं उत्पादन और तकनीक को भी बढ़ावा मिला है। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ। सचमुच में प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और इसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही बताया कि किसानों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी दी, जिससे जहां लागत में कमी आई है तो वहीं उत्पादन एवं गुणवत्ता और बेहतर हुई है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रेस वार्ता की। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने बताया कि इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, जो भारत की लोक शक्ति को सिखाती है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महत्वपूर्ण
कर्टेन रेंजर कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय का प्रयास है कि इस कार्यक्रम को शानदार और इतने यादगार तरीके से मनाया जाए जो एक तरह से वैश्विक शांति, कल्याण और सद्भाव की ओर हमारी सामूहिक यात्रा का प्रतीक हो। IDY 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह थीम व्यक्तिगत संतुलन और वैश्विक सामंजस्य को बहाल करने की भारत की योग की शक्ति को रेखांकित करती है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योग की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने के लिए 10 कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष आयुष मंत्रालय ने योग की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। बीते 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत फायदे मिले हैं। सेवा वितरण और पारदर्शिता को बहुत बढ़ावा मिला है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी गरीब से गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का एक साधन बन गई है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य एक्स पोस्ट पर लिखा कि भारत के युवाओं की मदद से हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर बनने और वैश्विक तकनीकी महाशक्ति बनने के हमारे प्रयासों को भी मजबूत कर रहा है। और भारत में डिजिटल क्रांति ने व्यापार को भी नई गति दी है। UPI और ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर आज करोड़ों की संख्या में आम लोग और व्यापारी लेन देन को आसान बना रहे हैं। ग्रामीण विकास और डिजिटल समावेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है UPI। UPI से मार्च 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर 18 करोड़ 30 लाख से ज्यादा का लेन देन हुआ। आज 46 करोड़ लोग और 6 करोड़ 50 लाख व्यापारी UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अन्य देश जैसे UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में भी UPI का इस्तेमाल हो रहा है। आधार eKYC ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। अप्रैल 2025 तक 141.88 करोड़ आधार ID जारी किए गए। 2015 से मार्च 2023 के बीच सरकार को 3,48,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। मई 2025 तक DBT के माध्यम से 43.95 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। इस प्रणाली से 4 करोड़ 23 लाख नकली LPG कनेक्शन हटाए गए। राशन कार्ड से 5 करोड़ 87 लाख अपात्र लाभार्थी भी हटाए गए। डिजिटल व्यापार को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 2022 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की शुरुआत हुई। जनवरी 2025 तक ONDC नेटवर्क 616 से अधिक शहरों में फैल चुका है। जनवरी 2025 तक ONDC पर 7,64,000 से अधिक विक्रेता व सेवा प्रदाता पंजीकृत हुए हैं। सरकारी विभागों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिए जेम प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। जेम से 1,60,000 से अधिक खरीदार और 22,50,000 विक्रेता सेवा प्रदाता संबद्ध हैं। कर्मयोगी भारत सिविल सेवा क्षमता निर्माण का प्रमुख कार्यक्रम है। मई 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ 7 लाख से अधिक कर्मयोगी जुड़े। इसमें 2,588 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक प्रमाण पत्र इस कार्यक्रम के जरिए जारी किए जा चुके हैं। वहीं डिजी लॉकर पर जनवरी 2025 से 11 जून 2025 तक 9 करोड़ 42 लाख उपयोगकर्ताओं ने डिजी लॉकर में साइन अप किया है।
2024 में 2,31,99,000 यूजर्स ने साइन अप किया, जबकि 2015 में ये संख्या मात्र 9,98,000 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले 11 वर्षों में भारत ने डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश ने न केवल दूरदराज गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में भी क्रांति ला दी है। तो चलिए जानते हैं कैसे पिछले 11 सालों यानी कि डिजिटल क्रांति ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छोड़े जा रहे हैं आपको इसके साथ, हमें दीजिए अनुमति। मिड प्राइम में नमस्कार। अलग अलग क्षेत्रों की तरह भारत ने डिजिटल क्षेत्र में भी काफी तेजी से विकास किया है। 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारत की राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान दिया और ये अनुमान है कि 2024-25 तक ये बढ़कर 13.42% तक पहुंच जाएगी। तकनीक आधारित भारत की बीते 11 वर्षों पर आइए डालते हैं एक नजर। मार्च 2014 में 93.3 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थे। अक्टूबर 2024 में बढ़कर 118.87 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्शन 37.78 करोड़ से बढ़कर 52.73 करोड़ हुए। बीते 11 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन 25.15 से बढ़कर 96.96 करोड़ हुए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 94.92 करोड़ हुए। बीते 22 महीनों में देश में 4.74 लाख 5G BTS लगाए गए। देश के 99.6% जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हुई। देश में 116 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ता बने। इंटरनेट यूजर्स की संख्या 11 वर्षों में 285% तक बढ़ी। देश में डेटा की कीमत 308 से घटकर 9.34 रुपए प्रति जीबी हो गया। जनवरी 2025 तक 2.14 लाख से ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध हुई। देश में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उमंग लॉन्च किया गया। केंद्र से लेकर स्थानीय सरकार तक की 2300 से अधिक ई सेवाओं तक नागरिकों की सुगम पहुंच हुई। मई 2025 तक उमंग पर 8.25 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए। ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएमजी दिशा की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना था। 31 मार्च 2024 को योजना की समाप्ति तक 7.35 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ। भाषिणी ऐप की शुरुआत राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NLTM के तहत अग्रणी पहल है। मई 2025 तक भाषिणी की 35 से अधिक भाषाओं में सेवाएं प्राप्त हुईं। 1600 से अधिक AI मॉडल और 18 भाषाई सेवाओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ। 8.5 लाख से अधिक लोगों ने मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया। 7 मार्च 2024 को इंडिया AI मिशन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। 5 वर्षों में 10,371.92 करोड़ रुपए का कुल बजट निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तरदायी AI नवाचार को बढ़ावा देना है। 30 मई 2025 तक भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता 34,000 GPU के पार हो गई। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में मजबूत सेमीकंडक्टर व डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। मई 2025 तक 6 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन 6 परियोजनाओं में 1.55 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।